ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का खजूरी इलाका है और ये खजूरी की भी श्री राम कॉलोनी है। और यहाँ पर वैसे क्या है कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी रहती है। और यहाँ पर एक उसी रूप में क्या है कि बहुसंख्यक मजदूर आबादी है जो मेहनत का काम करती हैं, छोटा मोटा अपना काम करते हैं। कोई दाल बेचता है, कोई छोटी मोटी कोई दुकान चलाता है, या कुछ घरों में कुछ कुछ छोटा छोटा सिलते हैं। अधिकतर आबादी तो यहीं पे सिलाई कारखाने में, जैसे बहुत बड़ी आबादी जो है सिलाई का काम करती है, एक बहुत बड़ी आबादी है जो छोटे छोटे और काम करती है। तो जैसे बेलदार हैं, मिस्त्री हैं। तो ये पूरी कॉलोनी कहें कि अधिकतर कहें कि जैसे मजदूर आबादी ज़्यादा रहती है। और इसमें भी कहें कि किराएदार बहुत है, यानी कहें कि जितने घर हैं उससे ठीक ठाक किराएदार आबादी यहाँ पे रहती है। और ये बात है कि यहाँ के लोगों की भी इकोनॉमिक, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे दंगा प्रभावित क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में दंगे हुए और पूरा यहाँ पे पास में ही चांदबाग, खजूरी और सारी जो प्रभावित हुआ, उसके बाद से ही काम यहाँ पे रुका हुआ है। मतलब जैसे कि लॉकडाउन के समय नहीं, लॉकडाउन से पहले ही जब दंगा हुआ था पिछले साल जनवरी में, तब से ही यहाँ का पूरा काम धंधा रुका। और उसके बाद वो पूरे लंबे समय से लोगों का काम ठीक से चल नहीं पाया, अभी तक नहीं चल पाया। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा वही सुबह 7 बजे हमारी क्लास लगती थी और 1 बजे का टाइम ख़त्म हो जाती थी। उसमें हम पढ़ते ही थे, बीच में हमारा लंच होता था। और अब तो हम अगर सुबह 7 बजे लेके बैठते हैं ना, तो हम सिर्फ 10 मिनट पढ़ के कॉपी रख देते हैं, हमसे नहीं पढ़ा जाता घर में। क्योंकि हमारी मम्मी हमें काम बता देती, ये काम कर लो, वो काम कर लो। ऊपर से जो हमारा घर का काम हम करते हैं, वो काम हमें करना होता है, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती घर में। खजूरी खास सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं और ये 9th क्लास में पढ़ती है और मैं 12th क्लास में। हम काम करते हैं बटन लगाने का, और उसमें हमारा एक पीस जो बनता है हमारा 3 रुपए का बनता है। तो दिन में अगर हम 20 भी बना लेंगे ना, तो एक दिन का हमारा उतना होता है। और हमारा डेली का रूटीन है, हमारा घर का भी खर्चा उसी में चलता है, और जो ऊपर के काम है वो सारे उसी में होता है। फ़ोन तो हमारे लिए ख़रीदना आसान नहीं है। फ़ोन 100-200 रुपए के तो आ नहीं रहे जो इंसान ख़रीद लेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब हम पूरे 1 महीना काम करेंगे जब जाके तो हमारा रूम का किराया निकलता है। अब हमें फ़ोन के लिए भी तो हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात काम करना पड़ेगा, जब जाके तो हमें फ़ोन लेना पड़ेगा। और फ़ोन लेने के बाद फिर उसके हमें सिम लेनी पड़ेगी, फ्री में तो मिलेगी नहीं सिम। सिम लेनी पड़ेगी, बैलेंस डलवाना पड़ेगा, जब जाके हमारी क्लास हम ले पाएंगे स्कूल की। स्कूल में तो ये था, हाँ रोज़ आना है, रोज़ का रोज़ मिलना है फ्रेंड से, बैठना है, साथ में पढ़ाई करनी है, लंच करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर घर पर रह के ऐसा कुछ नहीं हो पाता, सिर्फ घर का काम देखना पड़ता है, घर वालों का नाश्ता देखना पड़ता है, खाना पीना देखना पड़ता है, और कुछ नहीं। कि जहाँ तक फ़ोन की बात है, इस इलाके में भी जितना हम लोगों ने महसूस किया कि लोगों के लिए वाकई फ़ोन बच्चों के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल था। क्योंकि इन इलाकों में जो छोटी छोटी मजदूर आबादी रहती है, उनके अपना मतलब घर में हो सकता है कि पूरे मेंबर पे एक फ़ोन हो, ये भी बड़ी बात होती कि स्मार्टफोन हो। लेकिन अगर ठीक है पापा पे फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है, लेकिन फिर उनके अपने काम है, उनको जाना है। लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एक फ़ोन लेना बहुत मुश्किल था। कई बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि पापा फ़ोन नहीं ले सकते हैं। तो जैसे डिजिटल पे अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया का जो बनाने का इनका सपना था, पहली बात तो क्या भारत सरकार, मोदी सरकार लोगों तक वो सुविधाएं दे रही हैं कि लोगों को टैब दिए जा रहे हैं, लोगों को डिजिटल चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो चीज़ तो दी नहीं जा रही है। लेकिन आप एक मांग कर रहे हैं कि सब चीज़ डिजिटल हो जाए। तो ऐसे जो लग रहा है एक बहुत बड़ी आम आबादी कट रही है। मतलब हमने महसूस किया कि जब लोगों को ई कूपन के लिए राशन कार्ड के फॉर्म भरने थे, तो वो राशन कार्ड, और पिछले साल ये योजना शुरू हुई थी कि आप ई कूपन का फॉर्म भरिए और राशन मिलेगा। लेकिन लोगों के पास जब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लोगों पे पैसे ही नहीं है कि वो या तो फिर वो साइबर कैफ़े पे जाएंगे, साइबर कैफ़े वाले 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये लेते हैं। कुल मिला के कि ये जब जब आप क्या कहते हैं, जो जैसे बहुत सारी योजनाएं हमने देखी, इस दौरान हमने देखा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी चली जिन योजनाओं के अंदर ये कहा गया कि ऑनलाइन भर सकते हो, ऑनलाइन भर दो, कोई भी फॉर्म चीज़ आ रही है ऑनलाइन कर सकते हो, आप कोई भी शिकायत करनी है ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो वो प्रोसेस नहीं जानती मजदूर आबादी, दूसरी बात है फ़ोन की भी एक दिक्कत थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब वो, क्योंकि आप प्राइवेट दुकानों पे जाएंगे तो कुछ भी पैसा मांग सकते हैं, 100, 200, 500, और इस तरीके से मांगा उन्होंने और कमाई के लिए। लेकिन क्या सरकार ने वो सुविधा दी? ऐसी सरकार ने सुविधा दी थी। मोबाइल छूटा हुआ है। अब बच्ची कैसे करना कैसे करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है जब मजबूरी में। अब हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि हम आगे कुछ कर ही भी नहीं सकते।
क्या करेगा। अभी ये पड़ोस में भैया रहते हैं, उन्होंने हमारी मजबूरी देखी कि आप लोग गरीब हो तो लोग ये काम कर लिया करो। अब इसमें क्या गुजारा हो रहा, इसमें भी कोई गुजारा नहीं है, बस अपने टाइम चलाने के लिए हो रहा। 150 रुपए भी हमारे पूरे नहीं पड़ते, ये 20-30 रुपए में पड़ता है हमें एक बंडल। अब 20-30 रुपए में हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। अभी एक मिसेस उस दिन आई थी मेरे पास भी, वो भी यही कर रही है कि हमारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, जब से लॉकडाउन लगा, जब से हमारे बच्चों ने एक कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे हालात भी ऐसे ही हैं कि हम मोबाइल लेके दे नहीं सकते। अब जो 30 रुपए में हम काम कर रहे हैं, ये 30 रुपए में हमें क्या बचत हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। 30 रुपए तो बच्चे अगर अभी खड़े हो जाए मांगने के लिए कि अम्मी कोई चीज वाला आ रही है, ला हमें 10 रुपए दे दो, तो हमारे 20 ही रहेगा, तो हमारी सब्जी थोड़ी बन जाएगी इसमें। आटा चावल तो बहुत दूर की बात है, सब्जी भी नहीं बन सकती। पानी भी तो 20 रुपए का खरीद के आ रही है एक बोतल। हमारी जिंदगी तो बस, हमें तो अब ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, जब से हम लोग और भी दुखी हो गए। हम तो हैं गरीब, हमसे ज्यादा और भी गरीब है। मैं तो खैर नगर निगम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो 5वीं कक्षा है मेरे ख्याल से, और अभी 5वीं हुई है वो। और ज़्यादातर मजदूर भूमि के बच्चे हैं सब, दिहाड़ी मजदूर जो काम करने वाले, छोटे दुकानदार, रेडी पटरी लगाने वाले, इस तरह के लोग हैं। या घर में जो महिलाएं जो घर में काम करती हैं अपना कुछ। तो बाकी 6 महीनों तक आधे से कम बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन था, और वो स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप था और वो यूज़ कर पाते, आधे से कम। हालांकि अब वो संख्या बढ़ी है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब कोई संख्या बढ़ रही है तो ये डिजिटल डिवाइस का या डिजिटल शिक्षा की पहुंच की कामयाबी का सबूत नहीं है। ये एक मजबूर की हुई परिस्थिति का सबूत है कि अब उनको समझ में आ गया कि इसका कोई चारा नहीं है, विकल्प नहीं है। क्योंकि पिछले साल कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट, इस बात की मांग करने के लिए, जब शिक्षा का अधिकार मुफ्त शिक्षा की बात करता है कम से कम 8वीं कक्षा तक, तो हालांकि उनकी मांग केवल निजी स्कूलों के कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए थी, जो 25% एक तरह से उनके लिए सीटें आरक्षित हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत। तो लॉकडाउन में जो डिजिटल शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए जो अनिवार्य चीज़ें हैं, डिवाइस है या डेटा है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, मगर मेरी जानकारी में आज की तारीख तक वो लागू नहीं हुआ फैसला। और मतलब एक तरह से शिक्षा का अधिकार कानून, जो कि एक मौलिक अधिकार देता है बच्चों को, 14 साल तक 8वीं क्लास के बच्चों को, एक तरह की अगर आपने डिजिटल डिवाइस पर शिक्षा लेने के लिए मजबूर कर दिया है, मगर आप उसके लिए उपकरण या उसके लिए डाटा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो शिक्षा अधिकार अधिनियम का कुछ मायने नहीं आता है। हालांकि इसमें एक शिक्षक होने के नाते मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। मुझे लगता है बहुत से लोगों को, हम जैसे मतलब मुझ जैसे बहुत से लोगों को एक दुविधा भी है। शिक्षा जो है, डिजिटल डिवाइस जो है, डिजिटल उपकरण जो है, उसको लेकर काफ़ी चिंता है हमारी। एक तो डिजिटल डिवाइड, जो कि एक सामाजिक न्याय का मामला है या फिर आर्थिक गैर बराबरी का मामला है, और दूसरा मामला शिक्षा शास्त्र का भी है कि इससे क्या समझ में आ रहा है लोगों को, ये कितनी बेहतर पढ़ाई हो रही है इससे। तो मुझे लगता है लगभग स्कूल में बहुत कम ऐसे विषय होते हैं जिस पर सभी शिक्षकों की सहमति होती है, मगर ये मुद्दा ऐसा है जिस पर आम राय है, शिक्षक एक मत है कि ये जो समझदारी की बात है, ये जो शिक्षा का उद्देश्य है कि अपनी बात पहुंचाना, उनकी बात सुनना, ये इससे नहीं हो पाता। खाली एक अक्सर शिक्षक ये इस्तेमाल करते हैं कि खाना पूर्ति हो रही है, ये खाली एक कागजी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उस सार्थक नहीं है। जहाँ तक मेरे बेटे कबीर की बात है, तो उसके साथ विजन का इशू है। बहुत सारी चीज़ें वो हैंडल नहीं कर पाता है, तो जब तक हम ना रहें साथ में तो उसके लिए हैंडल करना मुश्किल है। तो एक प्रॉब्लम के लेवल पे ये है, चूँकि हम वाकिफ़ थे जूम से, और जब स्कूल की तरफ से ऐसा प्रपोजल आया तो हम इमीडिएटली एकोमोडेट कर गए, बच्चों को तुरंत जूम पे लेकर के आ गए। अब मेरे साथ चैलेंज ये है कि मेरा जो बेटा है उसके साथ कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, और वो डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ, क्योंकि वो 8वीं में है, तो नॉर्मली 8वीं क्लास का जो बच्चा है और जो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है,
उसके अंदर उतनी स्मार्टनेस आ जाती है, जैसा कि मैं बाकी बच्चों को भी देखती हूँ कि वो सारा काम अपने आप हैंडल कर लेते हैं। बच्चों ने सीखा भी बहुत तेज़ी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से सीखती है अगर उसको वो एक्सपोजर मिल जाए। तो वो एक्सपोजर मिलने के साथ हम देखते हैं कि इसकी क्लास के बाकी बच्चे अब मोर और लेस सारा काम अपने आप हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कबीर के साथ मुझे इंश्योर करना पड़ता है कि उसकी क्लासेस में क्या हो रहा है वो मुझे सुनाई पड़ता रहे, मैं सुनती रहूं, ताकि मैं खुद अपने आप को अपडेट रखूं और फिर क्लास के बाद मैं अकॉर्डिंगली उसको हेल्प कर सकूं अपना काम कंप्लीट करने में, उसको अपलोड करने में, या जो ग्रुप वर्क्स हो रहे हैं उसमें बाकी बच्चों के साथ मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो ये जो मुद्दे हैं ये तो कबीर के साथ है। तो यस, एक जिसको अगर हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहें कि स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, जब उनकी पढ़ाई घर से हो रही है तो वहाँ पर माँ बाप की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो 4, 5, 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि असाइनमेंट टीचर दे रहा है और बच्चा असाइनमेंट तो कर लिया, लेकिन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके और फिर अपलोड करना है। अब ये वही बच्चा कर सकता है जिसके घर में पेरेंट्स वाकिफ हो पूरे डिजिटल स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब उसी में ट्राई करता था स्कूल के बच्चों को इंगेज करके रखें, लेकिन उस प्रोसेस में एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि कबीर के स्कूल में जो EWS के बच्चे आते हैं वो सडनली उस जो क्लास होता था ऑनलाइन तो उसमें अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उनके सामने समस्या थी कि भाई जूम क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता है। हाँ, तो उस बच्चे को कैसे पता होगा। तो वो एक डिजिटल डिवाइड क्लियरली निकल करके आया था। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा ये भी कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, स्कूल एक एक्सपोजर देता है बच्चों को, हर तरीके का एक सामाजिक एक्सपोजर देता है, एकेडमिक एक्सपोजर देता है। सिर्फ पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं जाते हैं, वहाँ 10 बच्चे मिलकर के खेल भी खेल रहे होते हैं, म्यूज़िक रूम में जा कर के गाना भी गा रहे होते हैं। उस तरीके की इंटरेक्शन बच्चे मिस कर रहे हैं घर पे। और क्योंकि ये ग्रोइंग अप एज है जिसमें माँ बाप का एक अपना रोल है, फ्रेंड्स का अपना रोल है, टीचर्स का अपना रोल है, जो बात हर बच्चा इस ग्रोइंग एज में, एडोलेसेंस एज में बच्चा शेयर नहीं कर सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करना चाहता है। कई बातें होती है वो सिर्फ फ्रेंड को बताना चाहता है, कई बातें होता है वो सोचता है कि मैं अपनी क्लास टीचर से मैं डिस्कस कर सकता हूँ, शायद पेरेंट्स ना समझें। तो अभी जो सब कुछ है वो, जो टीचर का रोल है वो भी पेरेंट के ऊपर आ गया है, जो फ्रेंड का रोल है वो भी पेरेंट के ऊपर आ गया है। तो अब पेरेंट की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो तो है ही है। सरकार जानती भी है और जान के अनजान भी है, और जान के अनजान होने का सीधा सा निष्कर्ष यही निकलता है कि आपकी प्रतिबद्धता में, नियत में कुछ मसला है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आंकड़े तो आए हैं, सार्वजनिक हुए आंकड़े, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, और अगर आप इस समाज में रहते हैं और थोड़ा सा भी आप अपने आँख और कान खुले रखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समाज की स्थिति का पता ना हो। और मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि अगर आपको समाज की स्थिति का पता नहीं है तो फिर आप उस काबिल भी नहीं है कि आप सरकार चलाएं। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो कुछ लोग इसके तारीख से जोड़ते हैं कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जून में आई है शायद, जून या जुलाई में, तो उसके कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री की एक बैठक हुई थी, और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि उस मीटिंग से पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा था उसमें डिजिटल शिक्षा को लेकर अलग से वो अध्याय नहीं था, मगर उस मीटिंग के बाद अचानक रातों रात वो अध्याय फाइनल जब हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब अंतिम इसका स्वरूप आया सामने, तो वो अध्याय जुड़ा हुआ था। तो काफ़ी लोग इसके तारीख से जोड़ के देखते हैं कि मतलब एक हमारे लिए ये एक मजबूरी की चीज़ है, हमारे विद्यार्थियों के लिए मजबूरी की चीज़ है, मगर कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा धंधा है ना। और जब तक इसकी तरफ लोगों को धकेला नहीं जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा, तो वो धंधा फले फूलेगा नहीं।